छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसी रायपुर में एक फैमिली रहती थी, जिस फैमिली के मुखिया एक रिटायर्ड इंजीनियर थे। इनकी 3 बेटियां थी। जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम रूपल था। रूपल 23 साल की थी। वो उसी रायपुर में अपने कॉलेज की पढ़ाई करती। कुछ वक्त गुजरता है, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती। अब रूपल का जो आगे का सपना था, जो उसकी ख्वाहिश थी, वो थी एयर हॉस्टेस बनने की। वो एयर हॉस्टेस बनना चाहती थी। वो अपनी राय अपनी फैमिली वालों को बताती है। फैमिली वाले भी काफ़ी खुश थे, वो भी राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है, तुम इसकी जो आगे का प्रोसीजर उसे पूरा करो। रूपल एयर हॉस्टेस बनने के लिए जो भी शुरुआती प्रोसीजर होता उसे पूरा करती है। अब उसके बाद कुछ वक्त गुजरता है। इसी बीच उसे एक प्राइवेट कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इस तरह से होता है कि उसे 6 महीने मुंबई जाना होगा। वहाँ पर उसकी 6 महीने तक ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फिर वो एक एयर हॉस्टेस बन जाएगी और उसी प्राइवेट कंपनी में वो एयर हॉस्टेस रहेगी। इस तरह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो अपनी फैमिली वालों को बताती है। फैमिली वाले भी काफ़ी खुश थे कि चलो अब रूपल एयर हॉस्टेस बन जाएगी। इस तरह वो फिर मुंबई जाती है। मुंबई में रूपल की एक कज़न रहती थी, जो कि पहले से उसी मुंबई में जॉब करती थी। रूपल अपनी कज़न के यहाँ जाती है और उससे कहती है कि जब तक उसकी ट्रेनिंग चल रही तब तक वो उसी के साथ उसके रूम में रहेगी। उसकी कज़न भी मान जाती है। जो उसकी कज़न जहाँ पर रहती थी वो अंधेरी ईस्ट में एक कॉलोनी थी, जिसका नाम एजी कॉर्पोरेटिव होमो सोसाइटी थी। वो उसी कॉलोनी में रहा करती थी। इसी दौरान जब रूपल वहाँ पहुँच जाती है, रूपल भी उसके साथ रहने लगती है। धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग को 3 महीना गुजर जाता है। 3 महीने तक वो आसानी से अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लेती है। इसी बीच त्यौहार आ जाता है राखी का। राखी के त्यौहार के दौरान जो उसकी कज़न थी, जिसका नाम ऐश्वर्या था, ऐश्वर्या राखी के सिलसिले में अपने घर चली आती है। लेकिन रूपल अभी भी मुंबई में ही थी, उसी अंधेरी की कॉलोनी में। उसकी वजह ये होती कि उसकी ट्रेनिंग अभी तक चल रही थी और वो ट्रेनिंग छोड़कर नहीं आ सकती थी। लेकिन इधर ऐश्वर्या अपने गांव आ जाती है रायपुर। वो यहाँ पर त्यौहार मनाती है। इसी बीच रूपल अब मुंबई में अकेली हो चुकी थी। वो उस फ्लैट में अकेली रहने लगती है। रूपल वहाँ पर अकेली रहती थी, लेकिन रोज़ रात में उसकी बात उसकी फैमिली वाले से हुआ करती थी। रेगुलर जब भी वो अपनी ट्रेनिंग से वापस आती, अपने घर वालों को फ़ोन करती, बातचीत करती। और ख़ास करके संडे को वो ज़्यादातर अपने घर वालों से फ़ोन पे लगी रहती। इसी बीच जो हफ्ता गुजरता है, उस हफ्ते में जो संडे आता है, उस संडे को सुबह करीब 10 बजे के रूपल अपनी फैमिली वालों को कॉल करती है। फैमिली वालों से लगातार देर तक वो बात करती है। इससे पहले करीब 6 बजे जब वो सो के उठी थी, तो भी वो अपनी फैमिली वालों को कॉल करती है, बातचीत करती है। फिर थोड़ी बातचीत के बाद फैमिली वाले कुछ काम के सिलसिले में फ़ोन रख देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक, हम फिर कॉल करेंगे। कुछ वक्त गुजरता है, लगभग 12 से 1 बजने के करीब हो जाते हैं। इस बीच रूपल की माँ जो थी, वो रूपल को कॉल लगाने लगती है। रूपल फ़ोन नहीं उठाती, तो रूपल की माँ को यह लगता है कि शायद कोई काम में बिज़ी होगी, इस वजह से नहीं उठा रही। लेकिन आधा घंटे के बाद जब दोबारा रूपल की माँ ट्राई करती है, उसके बावजूद जब कॉल नहीं उठती, तो उसे तैज्जुब होता है। उसकी वजह ये होती है कि आज से पहले कभी भी रूपल ने इस तरीके से कोई व्यवहार नहीं किया कि वो फ़ोन ना उठाए। अगर वो बिज़ी भी होती, तो वो कॉल के बाद एक मैसेज डाल देती कि वो बिज़ी है, कुछ देर के बाद वो रिटर्न कॉल करेगी। लेकिन इस दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर भी लोगों को लगा कि शायद हो सकता है कि सो रही होगी। वो इंतज़ार करते हैं शाम तक का। शाम तक कई कॉल ट्राई होती है, लेकिन उसके बावजूद कॉल नहीं उठता। अब शाम हो जाती है तो ये लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद अब जो रूपल की माँ थी, वो ऐश्वर्या से कांटेक्ट करती है और उससे कहती है कि देखो, तुम पहले से वहाँ पे रह रही हो, पता करवाओ अपने पड़ोसियों से कि क्या वजह है, क्यों रूपल कॉल नहीं उठा रही। जो ऐश्वर्या थी, वो इस तरह से वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है और उसे बताती है कि इस तरीके से उसे फ़ोन लगाया जा रहा है, लेकिन नहीं उठ रहा है, ज़रा जाके देखो फ्लैट में आखिर मामला क्या है। उसका जो फ्रेंड था वो भी तैयार हो जाता है। वो जिस जगह रहता था वहाँ से उससे लगभग अंधेरी उस जगह पर पहुँचने में 1 घंटा लगता है। वो वहाँ पर जाता है और इस बीच वहाँ की सोसाइटी वालों को भी पता चल जाती है बात। सोसाइटी वाले भी आ जाते हैं उसके दरवाजे पे, देखते हैं कि दरवाज़ा लॉक है। वो काफ़ी परेशान होते हैं। इसी बीच उस अपार्टमेंट के बाहर एक चाबी बनाने वाला मैकेनिक था,
वो चाबी बनाने वाले को बुलाया जाता है और उस दरवाजे की नकली चाबी बनाई जाती है और कॉपी की बनाने के बाद उस दरवाजे को खोला जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलने के बाद सोसाइटी के लोग और उसके फ्रेंड अंदर जब जाते हैं तो पहली ही नज़र में उनकी चीख निकल जाती है। और उसकी वजह ये थी कि जैसे ही ये लोग दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सामने फर्श पे एक लाश पड़ी है और पूरा फर्श खून से लथपथ है, पूरे फर्श पे खून बिखरा पड़ा है। जैसे ही वो ये देखते हैं उनकी चीख निकल जाती है। अब ये सब होने के बाद फिर इधर रायपुर में उसकी फैमिली वालों को ये इत्तला दी जाती है, बताया जाता है। फैमिली वालों को ये यकीन नहीं हो रहा था, जिस तरह से किसी की मौत सुनने के बाद जो रिएक्शन होता है, फैमिली वालों का उसी तरह का रिएक्शन था। वो रोने धोने लगे, लेकिन उन्हें अब भी पूरा यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी के साथ कुछ इस तरह से हो चुका है। अब इधर जो लाश थी वो सोसाइटी के लोग देखते हैं, फ़ौरन पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है, पुलिस मामले की तफ्तीश करती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम के लिए इधर बॉडी भेज देती है और शुरुआती तफ्तीश करती है जब पुलिस वाले, तो उसमें पुलिस वालों को कुछ यही लग रहा था कि ये जो भी ये कत्ल है, क्योंकि लगातार कई बार चाकू से किए गए बॉडी पे। जांच में ये तो समझ में आ रहा था कि ये कत्ल है, लेकिन कातिल कौन है अभी तक पुलिस की तफ्तीश में ये नहीं पता चलता। अब पुलिस वाले उस जगह पर जितने भी सीसीटीवी फुटेज होते हैं उसे निकालते हैं, उसमें जो भी फुटेज को चेक करना होता है चेक करते, तफ्तीश करते, तो उसमें टोटल 35 लोग नज़र आते हैं, जो कि जिनका जाना रूपल के फ्लाइट की तरफ होता है। पुलिस 35 लोगों की पहचान करती है तो पता ये चलता है कि ये 35 के 35 लोग उसी बिल्डिंग के रहने वाले, उसी अपार्टमेंट के, यानी जो पूरी सोसाइटी उसी सोसाइटी के रहने वाले। और ये भी बाहरी जो सीसीटीवी फुटेज होता है उसमें ये देखते, जो रजिस्टर होता है उसमें ये देखते कि कोई मिलने आया, तो उसमें कोई भी ऐसी मुलाकात की डिटेल नहीं लिखी थी कि कोई रूपल से मिलने आए। बाकी कोई भी उसके घर में एंट्री नहीं दिखाई दी। ये सब देखने के बाद अब जो 35 लोग उस कैमरे में नज़र आ रहे थे जो रूपल के फ्लैट की तरफ गए, उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में एक एक कर जब सबसे पूछताछ की गई तो सारे लोगों के जो जवाब थे वो जवाब पुलिस मैच करती है, तो वो जवाब पुलिस को सही लगते हैं। कोई भी ऐसा जवाब नहीं होता है जिससे पुलिस को किसी के ऊपर शक हो कि शायद ये कातिल हो सकता है। अब उसके बाद पुलिस 35 लोगों की पूछताछ करने के बाद जब उसे कुछ नहीं मिलता तो पुलिस वाले ये निकालते हैं कि इस पूरी सोसाइटी में कितने सफाई कर्मी हैं, कितने ऐसी मेड हैं जो कि घर घर जाके काम करती हैं। उन सारे लोगों की लिस्ट निकाली गई, टोटल 18 लोगों की लिस्ट सामने आती है। अब इन 18 लोगों में पुलिस को ये लग रहा था कि अगर इनमें से कोई कातिल होगा तो वो अब्सेंट होगा। अब पुलिस वाले ये जितने भी सफाई कर्मी होते, मेड होती, उनकी एक लाइन लगवाते पूछताछ के लिए। जब देखते तो रजिस्टर से मिलान करते तो पता चलता कि 18 के 18 जो सफाई कर्मी और मेड वो यहाँ पर मौजूद है। फिर भी पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं। पूछताछ में पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता, कोई भी ऐसा जवाब नहीं था जिसकी वजह से थोड़ा शक खाया जा सके। लेकिन उन सफाई कर्मियों में एक सफाई कर्मी ऐसा भी था जिसके हाथ में एक चोट का निशान था और गले पे भी एक चोट का निशान था। पुलिस वाले जैसे ही वो देखते हैं उन्हें उस पर शक होने लगता है। उसका नाम विक्रम था। अब विक्रम पे पुलिस वालों को शक होता है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हें यह कैसे चोट लगी। वो बहाना बनाता है कि इस तरीके से वो जा रहा था तो फला ब्लेड लग गया या फिर जो टीन होता है उससे चोट लग गई, वो बहाना बनाता है। लेकिन पुलिस वालों को उसके बावजूद उस पर शक बढ़ता गया। पुलिस वाले वापस से वो जो 35 लोगों की सीसीटीवी फुटेज थी उसे दोबारा मिलान करते हैं, तो उसमें ये भी सफाई कर्मी भी मौजूद था। लेकिन पुलिस इसकी गिनती नहीं करती, क्योंकि 35 उन लोगों की गिनती हो रही थी जो रूपल के एग्जैक्ट घर की तरफ से यानी रूम की तरफ से गुजर रहे थे। उससे पहले अगर कोई टर्न ले लेता तो उस पर पुलिस वाले नज़र नहीं रखते। लेकिन सफाई कर्मी जो था वो वहाँ पर जाता है, जिस वक्त इसका कत्ल हुआ ये उसके रूम की तरफ जाता है, लेकिन पहले से टर्न हो जाता है। लेकिन पुलिस वाले उसकी वीडियो में ये देखते हैं कि ये यहाँ से गुजरा जब है तो उस वक्त करीब 10:30 बज रहे थे दिन के, संडे का दिन था। लेकिन ये जब वापस आता है तो ये 1:30 बजे वापस आता है। पुलिस वालों को ये लगता है कि आखिर ये इतनी देर तक कर क्या रहा था, 3 घंटों तक ये आखिर कर क्या रहा था, कहाँ पे था। तो सोसाइटी वालों से पूछताछ की जाती है कि क्या एक एक घर में इतना इतना वक्त लगता है साफ सफाई करने में।
सोसाइटी वाले कहते हैं नहीं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ज़्यादा काम करवाता है तो आधा घंटा लगता है, 3-3 घंटे तो किसी के घर में नहीं लगते। अब बाकी के लोगों से पूछताछ की गई कि उनके घर में कितनी देर तक काम हुआ, तो किसी का भी ऐसा जवाब नहीं था जिससे ये उम्मीद लगाई जा सके कि शायद विक्रम उनके घर में काम करने गया हो। अब इस तरह विक्रम पे पहला शक पुलिस को यकीन में बदलता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। दूसरी चीज़ ये कि विक्रम जब उस तरफ जा रहा था, उस वक्त वो जो सफाई कर्मी की एक ड्रेस होती है, वो ड्रेस पूरी प्रॉपर तरीके से पहना हुआ था, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसकी वो ड्रेस हाथ में होती है और वो एक कपड़ा पहना हुआ होता है। पुलिस वालों को इस पे भी शक यकीन में बदलने लगता है। उसकी वजह होती है कि फिर सोसाइटी वालों से पूछताछ की जाती है कि क्या जो सफाई कर्मी होते हैं वो यहीं पे कपड़ा बदलते हैं या उनका कोई रूम है या घर जाकर कपड़ा बदलते हैं। तो लोगों का यही कहना था कि सफाई कर्मी यहाँ से साफ सफाई करने के बाद जहाँ वो रहते हैं अपने रूम पे, वहीं पे जाकर अपने ड्रेस की तब्दीली करते हैं, वो बदल लेते हैं अपने ड्रेस को। लेकिन ये यहाँ पे क्यों बदल रहा है, इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस वालों को अब धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि आखिर इसका कोई ना कोई तो लेना देना इस कत्ल में ज़रूर है। पुलिस वाले अब उसको उठाते हैं पूछताछ के लिए। उसकी पत्नी भी उसी सोसाइटी में काम करती थी। शुरुआत में वो इन सारी बातों से इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वो पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि हाँ, उसके ही हाथों से रूपल का कत्ल हुआ। अब पुलिस वाले पूछते हैं किस तरीके से हुआ और क्यों हुआ, तो वो सारी कहानी बताता है। वो कहता है कि रूपल मैम उस रूम में रहती थी, लेकिन उनके साथ उससे पहले ऐश्वर्या मैम भी रहती थी। ये दोनों साथ में थी, लेकिन इस बीच मुझे पता चला था कि अब रूपल मैम अकेले रहती हैं, तो मेरी नीयत कई दिनों से ख़राब होने लगी थी। इस बीच संडे का दिन आता है। संडे के दिन जब मैं उनके रूम में जाता हूँ साफ़ सफाई करने के लिए, वो अकेली होती हैं, मेरी नीयत ख़राब होती है। मैं उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता हूँ, वो इसका विरोध करती, तो मैंने चाकू निकाल कर उनकी हत्या कर दी। लगातार उनके ऊपर वार किया और उन्हें जान से मार दिया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से बाहर निकला साफ़ सफाई करने के बाद, मतलब खुद के कपड़े की साफ़ सफाई। अब पुलिस के मुताबिक पुलिस ने तो इस केस को हल कर लिया, एक कत्ल में जो कातिल था उसे पकड़ लिया, लेकिन इसकी जो थ्योरी थी वो अभी भी पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी, या पुलिस को तो समझ में आ रही थी, बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रही थी। उसकी वजह ये थी कि अगर इसकी नीयत ही ख़राब थी तो ठीक है, वो नीयत ख़राब थी, वो उस घर में गया, वो अपने साथ चाकू क्यों लेकर गया? यानी वो जानता था कि उसे कत्ल करना है। तो उससे पूछा भी गया, तो वो कहता है कि वो डराने की नीयत से लेकर गया था, लेकिन पुलिस इसे कत्ल का हल मानती थी। लेकिन उसके बावजूद लोगों का सवाल था कि अगर वो डराने की नीयत से भी अगर लेकर गया, तो वो अपने साथ एक अलग कपड़ा क्यों लेकर गया? क्या उसे पता था कि वो जब कत्ल करेगा तो उसका छींटा उसके कपड़े पर आएगा, उसे बदलना पड़ेगा? दो तैयारी, यानी कपड़ा भी साथ लेकर जाना और उसके साथ चाकू भी साथ लेकर जाना। यानी इसका इरादा पहले से ये था कि वो हत्या भी करेगा, तो ही इतनी प्लानिंग के साथ वो अंदर गया था। इस तरह से पुलिस इस केस को हल करती, लेकिन शायद इस केस में अभी भी कुछ चीज़ें अधूरी, जिसे कायदे से तफ्तीश करना चाहिए। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।